हेडिंग डालिए हैलोजनीकरण, कोष्टक लिखिए ब्रोमीनीकरण। देखो एनिसॉल हैलोजन वाहक जैसे एपी की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके 2,4,6 डाई ब्रोमो एनिसॉल बनाता है। अब 2,4,6 डाई ब्रोमो एनिसॉल बनाता है। बेटा एक बात समझना, जो अभिक्रियाएं फिनॉल की होती हैं उसी प्रकार सेम अभिक्रियाएं ईथर की, ठीक है। फिनॉल में भी कम ताप पर न अत्यधिक किसी की उपस्थिति में सामान्य ताप पर समान रूप से जब अभिक्रिया होती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिलता था। सेम कंडीशन यहां पर है। यहां पर क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ईथर तो नहीं मिलेगा या एनिसॉल नहीं मिलेगा, लेकिन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल अवश्य मिलेगा, ठीक है। अगर मोनो व्युत्पन्न बनाने हैं, हैलोजन के मोनो व्युत्पन्न बनाने हैं तो रियल कंडीशंस में अभिक्रिया होगी, ठीक है। और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो तो एनिसॉल तरीके से कैसे बनेगा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने बताया था कि एरोमेटिक ईथर दो प्रकार के होते हैं, एल्किल एरिल ईथर और दूसरे नंबर पे बोले तो डाई एरिल ईथर। तो यहां हम बात करेंगे एल्किल एरिल ईथर की, जहां एक तरफ बेंजीन रिंग जुड़ा होगा और एक तरफ जुड़ा होगा एलिफेटिक ईथर, ठीक है, या एल्किल समूह। देखो OCH3। बेटा देखो एक तरफ एरिल समूह है और एक तरफ एल्किल समूह है, ठीक है, दोनों लगे हुए हैं, ईथर है और इस ईथर को हम बोलते हैं एनिसॉल। ये बेटनीसॉल का एरर है, किसका है, बेटनीसॉल का एरर है। जब तुम लोग छोटे होगे तो जब सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी आता है तो उस समय पर पता क्या किया जाता है, उस समय यही चीज दी जाती है, समझे। उस समय क्या बेटनीसॉल और सिप्ट्रान की 2 गोलियां दी जाती थी हमारे जमाने में, छोटी, एक लाल होती थी जो मीठी होती थी बेटनीसॉल और एक सिप्ट्रान की गोली, यही गोलियां दी जाती थी, शुरुआती इलाज में यही काम आती थी, ठीक है। तो बेटनीसॉल का अवयव है एनिसॉल जो एक ईथर है, ये क्रिया करेगा। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी बात हो आदित्य की, यहां बोल दिया पहले से ही पता है ना कि 2,4,6 तीन जगह पर अभिक्रिया होगी। एक हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजनीकरण में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु को हमें प्रतिस्थापित करना है तो हम एक अणु लेंगे हैलोजन का, यानी कि Br2। 2 को करना है 2 अणु लेंगे, 3 को करना है 3 अणु लेंगे, तो कितने अणु Br2 के रहेंगे 3 ट्राइस Br2। उपस्थित किसकी रहेगी, आयरन की, Fe, जिसे हम लौह चूड़ भी बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात एक और अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेना कि जब कभी किसी एरोमेटिक की क्रिया, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया किसी हैलोजन से हो और वहां हैलोजन का आधिक्य हो तो आधिक्य होने पर अभिक्रिया एक अणु से ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक अणु से ज्यादा 3 होते हैं ना, ठीक, एक अणु से ज्यादा अणु होते हैं तो अभिक्रिया हमेशा 3 पोजीशन पे होगी, 2, 4 और 6। यहां मैंने 3 Br2 ले लिया, एक होता तो आर्थोपैरा पे होती, 3 लिए हैं तो 2,4,6 पर होती, क्योंकि वैसे अगर ईथर समूह की बात की जाए तो यह आर्थोपैरा दिष्ट समुदाय प्रदर्शित करता है जब मोनो हैलोजन बनाने का, ठीक है। आने वाला आगंतुक या तो आर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा। जब हैलोजन परमाणु का आधिक्य है, हैलोजन के अणु 3 है तो अभिक्रिया कहां होगी, 2, 4 और 6 इन पोजीशन पर होगी। तो 2,4,6 पे होगी तो बेटा जिस कट से हम Br को जोड़ेंगे उस कट से हाइड्रोजन पहले निकालना पड़ेगा। पहले दूसरे नंबर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर चौथे से निकलेगा, फिर छठे से निकलेगा, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 Br से सहयोग करेंगे, माइनस हो जाएगा ट्राइस Hb। और जहां जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला है वहीं पर हाइड्रोजन परमाणु को मैं पुट कर दूंगा, वहीं पर रख दूंगा। तो रखिए क्या बनेगा, O सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरे पर Br, यहीं से हाइड्रोजन निकाला था, चौथे पर Br, चौथे से हाइड्रोजन निकाला था, छठे पर Br, छठे से निकाला था, नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, क्या नाम होगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो और क्या बोलेंगे एनिसॉल, ठीक है, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल बनकर के तैयार हो, ठीक है। अब देखो बात समझो, ये तो हैलोजनीकरण ऐसे होगा, है ना। अगर कहीं ऐसा है कि मुझे मोनो हैलोजनीकरण ही कराना है, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हैलोजनीकरण कराना है, तो क्या करना होगा, तो उपस्थिति होनी चाहिए या तो कार्बन डाइसल्फाइड की या फिर कार्बन टेट्राफ्लोराइड की, तब ऐसी क्रिया संपन्न हो सकती है। यह हैलोजनीकरण तो आसानी से संपन्न होगा, लेकिन
अगर हमें मोनो हैलोजनीकरण कराना है, यानी केवल एक हैलोजन परमाणु जो होगा वो जुड़ेगा जाकर के कहां, बेंजीन रिंग से, तो उपस्थिति लेनी पड़ेगी कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोले तो CCl4, दो में से किसी एक की उपस्थित हो। जैसे फिनॉल में हुआ था सेम इसमें हो रहा है। ठीक है, देखिए ओ सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br2 ले लीजिए। ठीक, अब Br2 ले लिया, उपस्थित किसकी होगी, मान लो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 की उपस्थित ले लेते हैं। ठीक है, तब ये मोनो हैलोजनीकरण होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, डिस्ट समूह किसे कहते हैं, जो आने वाले आगंतुक को बेंजीन रिंग में स्थान प्रदान करता है उसे हम डिस्ट समूह बोलते हैं। तो ईथर कैसा डिस्ट समूह है, आर्थो पैरा डिस्ट समूह है, यानी आने वाले नए आगंतुक को कहां भेजेगा, या तो आर्थो पे भेजेगा या फिर पैरा पे भेजेगा। है बेटा, लिखना बंद करो, जब तक मैं बोर्ड पे लिखता हूं तब तक आपकी कलम नहीं चलनी चाहिए, ये दिमाग रखना, समझिए केवल। ठीक है, यहां देखिए बेटा, आर्थो पैरा डिस्ट समूह है, तो आर्थो से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, Br से सहयोग करेगा, माइनस हो जाएगा HBr। ठीक है, उस पर व्युत्पन्न कितने बनेंगे, दो, एक आर्थो और एक पैरा। कम टेम्परेचर पे पहले कौन निकलता है, आर्थो, फिर कौन निकलता है उससे बड़े टेम्परेचर तो पैरा। तो पहले कौन बनेगा, आर्थो, प्रोडक्ट बनेगा फोर सिंगल बॉन्ड CH3, आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा Br। देखो पहले दूसरे को आर्थो, पहले तीसरे को मेटा और पहले चौथे आमने सामने को बोलते हैं पैरा। ठीक है, देखो आर्थो का तो मतलब समझिए, पहले दूसरे पे, मेटा का मतलब होता है मीजो, मीजो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब होता है मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच, और छह का बीच कौन होगा, 3। ठीक है, तो बीच में जो होता है या तीसरे कार्बन पर जो होता है पहले तीसरे पर, उसे मेटा बोलेंगे। पैरेलल का मतलब होता है फ्रंट ऑफ मी, यानी मेरे जस्ट सामने। ठीक है, या आमने सामने। तो देखो यहां पर अगर हम लगाएंगे पैरा पे, तो ये आमने सामने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, उससे पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल इसको कहते हैं ना, प्लस एक उत्पाद और बनेगा किसका, पैरा, ओ सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br। नाम हो जाएगा आर्थो ब्रोमो एनिसॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है, अगर मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न बनाने हैं तो उपस्थिति कार्बन डाइसल्फाइड की लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर बहुहैलोजनीकरण करना है तो बहुहैलोजनीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल आयरन की उपस्थिति ले लो, अभिक्रिया ऑटोमेटिकली संपन्न हो जाएगी। और कहां संपन्न होगी, 2 4 6। बेटा नाइट्रीकरण लिखिए, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ एनिसॉल क्रिया करके O तथा P का मतलब समझिए, ऑर्थो तथा पैरा, नाइट्रो एनिसॉल बनाता है। बेटा एक बात और ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा के लिए ये 5 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर साल हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हर साल आपके एग्जाम में आती हैं। तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, क्या कह रहा है ये, एनिसॉल OCH3, ये क्रिया करेगा किससे, नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से, और HNO3 होगा कैसा, सांद्र। बेटा सांद्र का मतलब जानते हो, प्योर, 100%, इसमें कोई मिलावट ना, प्योर अम्ल को हम सांद्र कहते हैं, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, सांद्र HNO3 क्रिया करेगा, उपस्थिति होगी सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा। अब ये है अम्ल, तो अम्ल है, तो मैंने आपको बताया था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो वियोजित होकर टूटने पर या गर्म करने पर H+ आयन देते हैं। और ये लॉ दिया किसने था, आर्नेस ने। Arrhenius says something about any acid will be dissolved in water and treated them, that will be given a H+ ion। अगर कोई अम्ल होता है उसे हम घोलते हैं या गर्म करते हैं तो H+ आयन देगा, तो ये H+ आयन देगा एक। और जब किसी को बेंजीन रिंग से जोड़ेंगे तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन रिंग का हो गया और एक H+ इसका हो गया, H+ मिलते हैं, H2 बनेगा, H2O को ऑक्सीकृत करेगा तो निकलेगा क्या, H2O, गर्म किया इसको, माइनस हो गया H2O, H2O माइनस हो गया। अब NO3 में से एक हो गया तो कितना बचा, NO2, NO2 को ऐड करेंगे कहां, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड कर दो, O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड
NO2, ठीक है। नाम हुआ ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल, लिख भी सकते हो ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल पैरा नाइट्रो एनिसॉल। अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? अभिक्रिया कहलाएगी नाइट्रीकरण। क्यों कहलाएगी नाइट्रीकरण? क्योंकि ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह का प्रवेश हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया का नाम होगा नाइट्रीकरण। और जब हाइड्रोजन का होता है हैलोजनीकरण, जब सल्फो का होता है सल्फोनीकरण, ठीक है, नोट करो। हेडिंग डालिए बेटा जी, सल्फोनीकरण। एनिसॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फोनीकरण अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो व पैरा सल्फो एनिसॉल देता है। O सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो हो गया आपका एनिसॉल। और ये एनिसॉल बेटा क्रिया करेगा किसके साथ? ये क्रिया करेगा सांद्र H2SO4 से, H2SO4, और मीडियम क्या होगा इसका? सांद्र, ठीक है। सांद्र H2SO4 से क्रिया करेगा, इसको करेंगे हम गर्म, ठीक है। और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये H+ साइन देगा, ये H+ साइन देगा, और इधर ये H+ साइन देगा, दो H+ मिलकर के H2 बनाएंगे। H2O को ऑक्सीकृत करेगा, माइनस हो जाएगा H2O। अब H2 में से एक H चला गया, एक H बचा। SO4 में से एक O चला गया, SO3 बचा। तो लिखेंगे हम ऑर्थो सल्फो O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर HSO3 रख देते हैं, बचा तो HSO3 है। कुछ लोग क्या करते हैं HSO3 लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, रिंग में अगर किसी को हमें प्रवेश कराना हो तो हमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालना होता है, होता कि नहीं होता? हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालना होता है। और उसी प्रकार कह सकते हो, अगर हमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालेंगे, अगर रिंग को हमें उसी कट को बंद करना है तो हाइड्रोजन परमाणु देना होता है। बेटा जी एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन परमाणु हम रिंग को दे देंगे तो रिंग बंद हो जाएगा, फिर SO3 कहाँ जाएगा? इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है जो लोग करते आए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है SO3H, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि SO3 डबल नेगेटिव होता है। एक वैलेंसी बाहर से हाइड्रोजन पूरी करेगा, एक वैलेंसी पूरी करेगा ये कार्बन, ठीक है। अब हुआ ऑर्थो सल्फो एनिसॉल और प्लस पैरा सल्फो एनिसॉल, O सिंगल बॉन्ड CH3 और पैरा पोजीशन पे SO3H। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑर्थो सल्फो एनिसॉल, और इसको बोलेंगे पैरा सल्फो एनी। नोट कीजिए बेटा।